राजस्थान का भूगोल पार्ट 1 राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसकी क्लास 1 है ये। और राजस्थान के हर भर्ती परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाया गया है और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का मैप है, इसे आप देख सकते हो आराम से, जिसमें राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। एक तो रेतीला शुष्क मरुस्थल, पेन की साइज थोड़ी कम करते हैं और कलर यही ठीक है, रेतीला शुष्क मरुस्थल, और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो रेतीला शुष्क मरुस्थल है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसको चार भागों में बांटा गया है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। चार भागों में बांटा गया है। फिर आता है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हड़ौती का पठार। राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये पूरा मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी और हड़ौती का पठार। इसमें पूर्वी मैदानी के तीन भाग हैं, बाणगंगा, ये बाणगंगा हो गया, यहाँ पर बनास बेसिन हो गया, ये माही का मैदान हो गया। इस तरीके से अरावली को भी तीन भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, फिर हड़ौती का पठार। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान चार भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने? चार में। प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के रहने वाले थे। इनके द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था 1912 में, के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था। कैसा था? एक पिंड के रूप में, जैसे ये पिंड है मान लीजिए, इसको पूरा भाग ना, ये इसको पेंजिया कहते थे, और इसके चारों ओर पैंथालासा सागर था, यानी कि ये यहाँ पानी था, पैंथालासा सागर था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। जो ये पेंजिया ना, इसके दो टुकड़े हो गए, पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर वाला रह गया और एक नीचे वाला रह गया। विभाजन हुए, उत्तरी भाग है उसे अंगारा लैंड कहते हैं, ये वाला इसको अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग है इसे गोंडवाना लैंड कहते थे। उसके बाद क्या हुआ, दोनों भागों के मध्य एक महासागर बना। ये फिर से पेंजिया ले लेते हैं अपने और कलर वही ले लेते हैं। ये दो भाग हैं, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। दोनों के मध्य क्या हुआ, पानी था, उसके चारों ओर ऐसे विखंडित हो गया और ये दो टुकड़े तैर रहे थे। और जो ये जल था ना, इसको टेथिस महासागर बोलते थे। जो यहाँ पर दोनों भाग है ना, इनके बीच में, ये दोनों भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है, इनके बीच में यहाँ पर कुछ पानी रहा था, उसको टेथिस महासागर बोलते हैं। भौगोलिक परिवर्तन के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ। ये दोनों आपस में टकराए, ऊपर से और ये नीचे से दोनों आपस में टकराए, और जिनके कारण स्थल भाग टूटे। जहाँ जहाँ स्थल भाग गया वो महाद्वीप बनते गए। विश्व के जो महाद्वीप हैं वो यहाँ से टूटे हुए भागों से बनते गए, उनको महाद्वीप कहा गया। और जहाँ जहाँ जल गया वो महासागर बने थे। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसीलिए पानी पूर्व की ओर चला गया। पानी कहाँ चला गया? पूर्व की ओर। और विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर है, क्योंकि पानी पूर्व की ओर चला गया और पीछे वहाँ पर शुष्क एरिया रह गया। ये आप चित्र देख सकते हो इसका, ये संपूर्ण है, इसको पैंथालासा बोलते थे। और जो इसके दो टुकड़े हुए उन्हें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो पानी रुका था ना स्थल भाग पर, उसे टेथिस सागर कहते थे। और ये घटना हुई थी कार्बोनिफेरस युग में हुई थी। भारत में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। भारत में गोंडवाना लैंड के भी अवशेष हैं और टेथिस सागर के भी अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान में भी गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के पाए किसके नहीं पाए जाते? अंगारा लैंड के नहीं पाए जाते। इसका कोई भाग नहीं पाया जाता, ना तो भारत में ना राजस्थान में। अब याद कैसे करना है? सबसे पहले आता है मरुस्थल, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदान और फिर पठारी प्रदेश। इसी सीक्वेंस में याद करना है। तो ऐसे याद कर लो, टेथिस गोंडवाना, टेथिस गोंडवाना। याद भी ऐसे करना है, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, पठारी प्रदेश। टेथिस से स्टार्ट करना है मरुस्थल, टेथिस गोंडवाना, टेथिस गोंडवाना। इस तरीके से याद हो जाएगा ये। तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला सर्वप्रथम प्रयास
करने वाला विद्वान कौन था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे, जिन्होंने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है वीसी मिश्रा की राजस्थान का भूगोल, में राजस्थान को 7 भागों में बांटा। इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश निम्न हैं। 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां चंबल बीहड़। 7 भौतिक प्रदेश थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार। 1968 में जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला दूसरा प्रयास ए के सेन ने किया था। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का तीसरा प्रयास रामलोचन सिंह ने किया था। इसने किया? रामलोचन सिंह ने। कब? 1971 में। राजस्थान को सर्वमान्य रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, यानी कि जो हम वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, उसमें 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा जाता है। हरिमोहन सक्सेना एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें राजस्थान का भूगोल एक पुस्तक है, ये इनका टाइटल है पुस्तक का, और ये इनके लेखक हैं हरिमोहन सक्सेना। के अनुसार धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को स्पष्ट रूप से 4 प्रदेशों में बांटा गया है। धरातल की दृष्टि यानी कि पठार, मरुस्थल, मैदान, पर्वत, इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, और जो सर्वमान्य भी है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, इस तरीके से याद रखना है। ये आ गए चारों भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन। राजस्थान के भौतिक भाग, पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है वो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप युगत और बालू का स्तूप मुगत, और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांटा गया। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। चंबल का बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, 4 भागों में बांटा गया इसको। फिर बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है, मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा का पठार। और ये वर्गीकरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी के पास पुस्तक नहीं है तो। बाकी आप पुस्तक परचेज कीजिए। राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थल का उद्भव हुआ है। उद्भव कैसे होता है? सबसे पहले पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। सबसे ऊंचा होता है पर्वत, फिर होता है पठार, फिर मैदान, फिर मरुस्थल। इसी क्रम में इनको याद करना है। सबसे पहले अरावली, फिर पठार, पठारी प्रदेश, फिर मैदान, तो मैदानी प्रदेश, और मरुस्थल, ये पश्चिमी मरुस्थल हो गया। याद इसको इस तरीके से रखना है, अपने आप उद्भव के रूप में हो जाएगा। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, हाइट के हिसाब से याद रख लो। सबसे नीचे होता है मरुस्थल, फिर मैदान, फिर पठार, फिर पर्वत, इस तरीके से। और यही इनका उद्भव काल है। चारों भौतिक प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये नॉर्मल जैसे वर्गीकरण किया था पहले हमने, वैसे है। तो इसके अनुसार अब क्षेत्रफल याद करने की ट्रिक है। 60 9 23 6, 61 9 23 6, 40 10 39 10। क्षेत्रफल में 61% क्षेत्रफल अरावली का, 9%, पूर्वी मैदान का 23 और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का 6.89। 61 9 23 6। जनसंख्या के मामले में 40 10 39 10 ऐसे याद कर लो, उसका बाद में 11 कर देना। 40 10 39 11 जनसंख्या याद हो जाएगी। किसका अवशेष है? 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, पहले से याद कर रखा है। बनने का क्रम, मरुस्थल कैसे होता है? सबसे नीचा होता है, तो सबसे बाद में आएगा। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वत है वो सबसे ऊपर होता है, तो सबसे पहले पर्वत, सबसे लास्ट में मरुस्थल, और पर्वत से नीचे क्या होता है? पठार होता है, तो ये पठारी प्रदेश आएगा दूसरे नंबर पर।
और फिर तीसरे पे मैदान और चौथे पे मरुस्थल आ गया। ऊंचाई के अनुसार क्रम है वो, सबसे पहला है अरावली, फिर दूसरा है आपका पठार का, और तीसरा है मैदान का, और चौथा है मरुस्थल का। मतलब कहने की बात यह है कि ये इतना याद कर लो आप, सारा मैटर सेट हो जाएगा। बात करते हैं, पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल में यह थार का प्रदेश, यह प्रदेश थार के मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। थार का मरुस्थल काफ़ी भाग में फैला हुआ है, ये केवल राजस्थान में नहीं है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन भागों में फैला हुआ है भारत में। तो थार के मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। थार का मरुस्थल लगभग 644 किलोमीटर लंबाई और 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यह मरुस्थल राजस्थान में लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संपूर्ण थार का 62%, इसका जो पूरा थार का मरुस्थल है उसका 62% यानी कि 3/5 भाग अकेले कहाँ पर है, राजस्थान में है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनके मामूली भागों में है। तो भारत के 4 राज्यों में विस्तृत हो गया, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान के मरुस्थलीय जिले, कौन से जिले मरुस्थलीय जिले? 19 हैं। मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 19। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुल मिलाकर के 19 जिले हैं फलोदी सहित। और अरावली के पश्चिम में स्थित जिले कौन कौन से हैं? 20 जिले हैं अरावली के पश्चिम में, फलोदी के सहित। अरावली के पश्चिम में 21वां जिला सिरोही भी है, लेकिन ये मरुस्थलीय जिला नहीं है, ये मरुस्थलीय नहीं है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल है। 61,923,6 61,923,6 40,10,39,11 ये जनसंख्या है, ये क्षेत्रफल है। राजस्थान की 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र 58% है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र 58% है। पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के 58% भाग पर फैला था, परंतु अरावली का उत्तरी भाग अत्यधिक कटाफटा होने के कारण थार का मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। अतः वर्तमान में राजस्थान के 61.11% भाग पर रेगिस्तान का विस्तार है। मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, उसकी मिट्टी है वो कौन सी है? रेतली बलुई मिट्टी है, जिसे एंटी सोल कहते हैं। वनस्पति मरुदभिद वनस्पति है, जीरोफाइट कहते हैं जिसे। प्रमुख वृक्ष हैं रोहिड़ा, बबूल, फोक, खेजड़ी, केर, बेर, आक, थोर, आरना, पीलू, जाल आदि। जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु है। प्रमुख फसल है वो बाजरा, मोठ और ग्वार की है। औसत वर्षा कितनी होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर होती है। औसत ऊंचाई 150 मीटर से 380 मीटर औसत ऊंचाई है। सामान्यतः ढाल, इस प्रदेश की सामान्यतः ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि इधर से इधर की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि इधर वाली साइड है। ये ढाल लगभग इधर हो जाएगी, इस साइड। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर और दक्षिणी भाग की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। इस प्रकार थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूणी है, मरुस्थल में लूणी है। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध पाली, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर। थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर जोधपुर। अन्य विशेषताएं हैं, विश्व का सबसे घना मरुस्थल है ये। विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल युवा मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल। थार के मरुस्थल में विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए इसे विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है ये। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक भाग है।
सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या। जनसंख्या यहाँ पर 40 है, क्षेत्रफल यहाँ का 60%। पूरे राजस्थान का 60% अकेला पश्चिमी मरुस्थल रखता है, 40% जनसंख्या रखता है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, बरसात नहीं होती इसी के कारण। थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस गोंडवाना, तो सबसे पहले थार का मरुस्थल और इधर टेथिस सागर। इस प्रदेश में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का विस्तार था। जुरासिक काल तथा इसके बाद समुद्री तलछटों के जमाव के प्रमाण जैसलमेर बाड़मेर से मिलते रहे हैं। कालांतर में समुद्र पीछे हटता गया और इस प्रदेश में शुष्क दशाओं का विस्तार होता गया। यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अवसादी चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पर अवसादी चट्टानों की अधिकता है। अवसादी चट्टानों से निकलता क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। अवसाद जमेगा तो अवसाद से तो कोयला और पेट्रोलियम ही बनेगा। थार की टर्शरी कालीन चट्टानों से तेल गैस भंडार मिले हैं। गुड़ामलानी, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर में बहुतायत से तेल के भंडार मिलने का कारण टर्शरी काल की चट्टानों का होना माना जा रहा है। थार के मरुस्थल का विशेष महत्व क्या है? ग्रीष्म काल में भारत में सबसे निम्न वायुदाब का केंद्र, उच्च तापमान निम्न वायुदाब का केंद्र थार का रेगिस्तान होता है। इस प्रकार थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। थार में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक, वायुदाब निम्न रहता है, तो उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए जहाँ उच्च वायुदाब है वहाँ से हवाएं आती हैं और निम्न वायुदाब मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। इस प्रदेश की जलवायु बहुत ज़्यादा शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियाँ भी चलती है, दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, वहीं रात होते होते तापमान बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, असंतुलन सा रहता है। इस प्रदेश में वर्षा भी बहुत कम होती है, जो कि वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों द्वारा होती है। वर्षा की प्रकृति है वो अनिश्चित है और अनियमित है, कोई फिक्स नहीं है। भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है, जो अधिकांश खारा होता है। कहीं कहीं चट्टानी सतह भी है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह प्रदेश पहले उपजाऊ भाग था। यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बहा करती थी। सरस्वती नदी के अवशेष भी मिले हैं, जो इसी का प्रमाण है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इन तीनों को क्लियर करते हैं। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? पश्चिमी सीमा को। ये वाली सीमा है ना, इसको 10 सेंटीमीटर। और जो भारत पाक सीमा के सहारे चलने वाली रेखा है, यहाँ से राजस्थान में केवल और केवल ये जैसलमेर से गुजरती है, यहाँ पर आकर के थोड़ी सी यहाँ अंदर गुजर जाती है। ये पश्चिमी सीमा का निर्धारण किसने कर दिया? 10 सेंटीमीटर ने। फिर बात करते हैं 25 सेंटीमीटर की। ये राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों को मिलाकर के पश्चिमी भाग है। और इस पश्चिमी भाग में ये जो बीच से ऐसे होता है ना, दो भागों में, एक साइड शुष्क रहता है और एक साइड अर्ध शुष्क रहता है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क के बीच में आती है 25 सेंटीमीटर। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल को दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा है और पश्चिम में शुष्क रेतीला मैदान और पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। यही बात मैंने आपको बताई है। इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों को अलग अलग करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। फिर उसके बाद में आता है आपका अरावली। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ना, वो यहाँ से है, इस तरीके से अरावली के साथ। यहाँ पे अरावली है और यहाँ पे है ये। राजस्थान को लगभग दो समान भागों में बांटती है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा, यानी कि एक साइड तो मरुस्थल खत्म होता है और इधर से अरावली शुरू होती है, और इन दोनों के बीच में आती है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च कलर लेते हैं ये वाला। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, मरुस्थल के विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं या मरुस्थलीकरण कहा जाता है। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। थार के मरुस्थल का दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की ओर लगातार विस्तार हो रहा है। रुक्ष क्षेत्र किसे कहा जाता है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को क्या कहा है? रुक्ष क्षेत्र कहा है। गुजरात्रा प्रदेश, चीनी यात्री वेनसांग ने इस प्रदेश को गुजरात्रा प्रदेश कहा है। चीनी यात्री वेनसांग ने। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावी कारण है शुष्कता में वृद्धि होना। राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सबसे कम जनघनत्व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। जनसंख्या तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है, लेकिन जनघनत्व
एरिया के कारण जनघनत्व कम पाया जाता है। एरिया बड़ा है, जनसंख्या 40% है। तो जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को शायद जनघनत्व कहते हैं। तो सबसे कम जनघनत्व इस प्रदेश में पाया जाता है। कारण क्या है? जलवायु में विषमता है। एक तो जल का काफ़ी अभाव रहता है, होता है वो भी खारा होता है। नदी बेसिनों का अभाव है। लूनी एक नदी बहती है, कितनों को पिलाएगी पानी। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सैंडी एरिड प्लेन और सेमी एरिड ट्रांस, ये पंगा ले लिया इंग्लिश वाला। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश विस्तार कहाँ पर है? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी अनूपगढ़ भी है इसमें, और उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी बालोतरा, पश्चिमी चूरू। मैप आप देख सकते हो, बाद में देखना। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसे महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। इस प्रदेश में बालू का स्तूपों का काफ़ी विस्तार भी है। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं। इनमें से कुछ स्थायी बालू का स्तूप जिन पर वनस्पति उगी हुई है। साथ ही इस क्षेत्र में स्थानांतरित बालू का स्तूप भी विद्यमान है, जो एक जगह से दौड़ उठ करके दूसरी जगह चली जाती है, उसको स्थानांतरित बालू का स्तूप कहते हैं। औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर है। इस प्रदेश की जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, सम। जैसलमेर राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र है। टीले दोहरे हैं, वो वनस्पति के बिना ही है। यहाँ पर सीधी रेत ही रेत पड़ी है दूर दूर तक। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है ये। डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध भी है, यहाँ पर डेजर्ट सफारी वगैरह चलती है। लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक भारत पाक सीमा के सहारे 80 किलोमीटर में लाठी की तरह फैली हुई लाठी सीरीज है। पृथ्वी के अंदर बहते मीठे पानी की जलधारा है, जिसे भूगर्भिक जल पट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन सरस्वती नदी का नाम दिया है। इसे 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था। इस क्षेत्र में धामण, करड़, सेवण आदि पौष्टिक और स्वादिष्ट घासें उत्पन्न होती है। चांदन नलकूप जैसलमेर लाठी सीरीज के पास कम गहराई में ही 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे की क्षमता का मीठे पानी का एक नलकूप है, जिसे थार का गढ़ा कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इस मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर जिले के कुछ भागों में बालू का स्तूप मुक्त या टीला रहित क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। यह क्षेत्र फलोदी, पोखरण, जैसलमेर व बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। बालू का स्तूप मुक्त उस क्षेत्र को बोलते हैं जो पक्का है, मतलब पथरीला सा एरिया होता है ना, उसको बालू का स्तूप मुक्त बोलते हैं। बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है, जो टर्सरी कालीन की प्लिस्टोसीन काल की है। इसमें चूने की चट्टानें और शेल प्रमुख हैं। चट्टानों में कई प्रकार की जुरासिक और मायोसीन काल के वनस्पति के अवशेष और जीवावशेष पाए जाते हैं। ओकल वुड फॉसिल्स पार्क इसी का अनूठा उदाहरण है। ओकल वुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर शहर के दक्षिण में राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। स्थान पर प्राचीन वनस्पति और काष्ठ लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष मौजूद हैं। बाफ बोल्डर क्ले फलोदी में बाफ नामक स्थान पर पुराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म मोरेन चट्टान के अवशेष मिले हैं, जिसे बाफ बोल्डर क्ले कहा गया, और इन चट्टानों पर हिमानी घर्षण के निशान भी मिले हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। वो शुष्क मरुस्थल था जिसके 2 भाग थे, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक था मुक्त। दोनों हो गई तो शुष्क कंप्लीट। अभी अर्धशुष्क की बारी है। अर्धशुष्क में क्या है? जिले गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर। उत्तरी डीडवाना कुचामन एक ही है, फिर नागौर, उत्तरी पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर, बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है यहाँ पर। जलवायु है अर्धशुष्क है, शुष्क तो चला गया, अर्धशुष्क की बचाए पीछे। यह क्षेत्र शुष्क और उपाद्र क्षेत्रों के मध्य स्थित है। उपाद्र अरावली और इधर शुष्क है, दोनों के मध्य स्थित है। अरावली उपाद्र है और शुष्क है वो शुष्क मरुस्थल है। तो इसे संक्रमणीय व प्रवर्ती जलवायु का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि यहाँ से जलवायु चेंज होना शुरू होती है। धरातल के आधार पर अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश राजस्थान बांगर के 4 विभाजन दिए गए हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल के
कितने विभाजन दिए गए हैं? 4। चार कौन कौन से हैं? घग्गर का मैदान, फिर शेखावाटी, फिर नागौरी उच्च भूमि, फिर गोडवाड़। 4 हैं, चारों याद रखो। घग्गर, शेखावाटी, नागौरी, गोडवाड़। घग्गर, शेखावाटी, नागौरी, गोडवाड़। गोडवाड़ को लूणी बेसिन भी कहते हैं। लूणी यहाँ की प्रमुख नदी है, लूणी बेसिन भी कहते हैं। घग्गर का मैदान सबसे पहला कौन सा है? घग्गर। घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है, जिसे गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर हमारे नाड़ी बोलते हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग में हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ जिलों में विस्तृत है। मूल रूप से यह क्षेत्र मरुस्थलीय है, लेकिन प्रारंभ में गंग नहर द्वारा एवं बाद में इंदिरा गांधी नहर द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से यह मरुस्थलीय स्वरूप परिवर्तित हो गया और वर्तमान में हरा भरा क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी भूरी मटियार जलोढ़ मिट्टी है। घग्गर के मैदान की मिट्टी भूरी मटियार जलोढ़ मिट्टी है। यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग भी है। नाली उपजाऊ भी होती है। नाली घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। बग्गी अथवा काठी उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों को बग्गी अथवा काठी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर वालों को झेलनी पड़ती है। पहले हम भी झेलते थे, फिर हमारा जिला अनूपगढ़ अलग हो गया, अब नहीं झेलनी पड़ती। आंधियाँ तो फिर भी आती है। फिर आता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले, डीडवाड़ा, कुचामन, पहली बार एक साथ बोल दिया दोनों को, का उत्तरी भाग सम्मिलित है और यह प्रदेश मध्यम निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा होने के कारण बालू का स्तूपों पर वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। बांगर प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह भी कहा जाता है इसको। आंतरिक जल प्रवाह भी कहा जाता है इसको, क्योंकि चूने की परतें हैं और उनके अंदर अंदर पानी बहता है, इसीलिए कहा जाता है। अतः वर्षा का जल ऊपरी सतह पर न बहकर सतह के नीचे चूने की परतों में बहता है, अतः इसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। बांगर प्रदेश प्राचीन जलोढ़, प्राचीन काल में नदियों द्वारा आई गई उपजाऊ मिट्टी जो नदियाँ नहीं बहने से बेकार अनुपजाऊ हो गई है, ऐसी अनुपजाऊ मिट्टी को मैदान को बांगर कहा जाता है। शेखावाटी में ऐसे अनुपजाऊ मैदान मिट्टी के मैदान होने के कारण बांगर प्रदेश कहलाता है। खादर नवीन जलोढ़ वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ बहती है और साथ ही उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है। इसी उपजाऊ मिट्टी से बने मैदान खादर कहलाते हैं। राजस्थान में खादर के मैदान नहीं पाए जाते हैं। जोहड़ या नाड़ा, नाड़ा जोड़े को बोलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए चूनेदार अधस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। चोभी जोहड़ के बीच का सबसे गहरा स्थान, चोभी, चोबो। अधिक गर्मी अधिक सर्दी शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाली चूने की परत के कारण इस क्षेत्र की गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इसी कारण यहाँ वार्षिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान, पशु चारागाह के सार्वजनिक स्थान बीड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीड़। बीहड़ नदियों द्वारा मिट्टी के कटाव अवनालिका अपर्दन से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। ध्यान रहे, बीड़ शेखावाटी में और जबकि बीहड़ चंबल क्षेत्र बेसिन में पाए जाते हैं, चंबल के बेसिन में पाए जाते हैं। तोरावाटी शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी कांतली है। तोरावाटी शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली, जो अंतः प्रवाही नदी है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। फिर आती है नागौरी उच्च भूमि। लूणी बेसिन और शेखावाटी बेसिन या शेखावाटी प्रदेश के मध्य स्थित नागौर व डीडवाड़ा कुचामन जिले की ऊंची उठी हुई भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस कारण यह प्रदेश बंजर एवं रेतीला है। इस क्षेत्र में नमक के तत्वों की अधिकता है, कारण अरब सागर के मानसून को माना जाता है। यहाँ नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइका शिष्ट नमकीन चट्टानें हैं। औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है और सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं वो आपकी यहीं पर है, सांभर, कुचामन, डीडवाड़ा, इसी क्षेत्र में है। कुबड़पट्टी, ये ज़्यादा ही कुछ PDF खराब हो गई यहाँ पर।
नागौर अजमेर ज़िले में भूमिगत जल से फ्लोराइड होने के कारण, जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, उसके कारण क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, पीठ झुक जाती है, जिससे व्यक्ति के कुबड़ निकल जाती है। इसलिए इसका नाम कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हाथ बेल्ट पड़ा था। जायल से पुष्कर तक का इलाका इससे सर्वाधिक प्रभावित है। मकराना श्रेणी सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, नागौर के आसपास। मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी नागौर के पास। जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी नागौर के आसपास है। फिर आता है गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन। मुख्यतः लूणी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है ये। लूणी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है, जिसे लूणी बेसिन या लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। इस प्रदेश में कच्छ के रण के निकटवर्ती भाग में कुछ क्षेत्रों में भूमि पर लवणता भी दिखाई देती है। लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मुख्यतः पाली, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, ग्रामीण बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर, सांचौर जिलों में विस्तृत है। मिट्टी है यहाँ की नवीन कांपीय जलोढ़ मिट्टी, नेहड़, निहर्द। बाड़मेर व सांचौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, वहाँ लगभग 100 साल पहले समुद्र का जल लहराता था। इस क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। लूणी बेसिन की मुख्य नहर कौन सी है? नर्मदा नहर है। लूणी बेसिन का प्रमुख बांध जवाई बांध है, पाली से। गोडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा काला भेरा डूंगर कहलाती है। सांचौर क्षेत्र राजस्थान का पंजाब कहलाता है। इस क्षेत्र की संपूर्ण भाग मैदानी है, लेकिन इस प्रदेश में कुछ एकाकी पहाड़ियाँ स्थित है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ, ये छप्पन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बलोत्रा में मोकलसर गांव से सिवाना तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी, मोकलसर से सिवाना तक लगभग 11 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर चौड़ी गोलाकार पहाड़ियाँ विस्तृत है। छप्पन पहाड़ियों का समूह होने के कारण इन्हें छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसमें ग्रेनाइट ज़्यादा पाया जाता है, अतः इसे ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। ध्यान रहे, ग्रेनाइट सिटी जालोर, ग्रेनाइट पर्वत छप्पन की पहाड़ियाँ वाला। नकोड़ा पर्वत कहाँ पर है? बालोतरा। नकोड़ा पर्वत बालोतरा जैन धर्म का धार्मिक स्थल है ये। यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर बना है, जिसे नाकोड़ा भैरव के नाम से जाना जाता है। पीपलूद बालोतरा, इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये, इसीलिए तो कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद में हल्देश्वर महादेव का मंदिर बना है। फिर है सिवाना जालोर की पहाड़ियाँ। ये पर्वत जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट चट्टानों से बने हैं। सेंदड़ा ब्यावर, ब्यावर के सेंदड़ा में सर्पाकार सहित विभिन्न आकार की चट्टानें मौजूद हैं और इस स्थान पर निकट भविष्य में रॉक गार्डन बनाने की संभावनाएं भी है। रॉक गार्डन बनाने की संभावनाएं भी है। तो यह आपका पहला पार्ट था, जिसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश का अध्ययन किया है और पहला भाग पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वो इसमें कंप्लीट होता है। इसके कुछ रहे हुए हैं बालू का स्तूप वगैरह, वो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ये क्लास 1 थी, क्लास 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। 2 या 4 क्लास में लगभग पूरा करने की कोशिश करेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए और जल्दी सारी समस्याओं का हल भी किया जाएगा धीरे धीरे। धन्यवाद।